नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को समर्पित इस चैनल पर मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग के बारे में। वही लोक सेवा आयोग जिनका कि सबसे प्रमुख काम होता है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना। बात चाहे संघ लोक सेवा आयोग की हो या राज्य लोक सेवा आयोग की, इन दोनों का ही वर्णन हमें हमारे संविधान में मिलता है एक ही जगह पर, मतलब एक ही साथ, यानी आर्टिकल्स 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक। इन सारे के सारे आर्टिकल्स को आज हम कवर करेंगे इस तरीके से कि आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बता देता हूं, किस लिए। आज के टॉपिक का जो पहला आर्टिकल है, जो स्टार्टिंग आर्टिकल है, उसको ध्यान में रखने के लिए। तो यह ध्यान में रखने के लिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन वर्ड है, इसका जो पहला लेटर पी, उसी पर फोकस करना होगा। असल में पी है एबीसीडी का 16वां अक्षर, तो आप इसमें से बस एक माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 15। मतलब आर्टिकल 315 से ही स्टार्ट होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स। अब अगर आपको यह और पता लगाना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स संविधान के कौन से भाग में या कौन से पार्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं, तो इसके लिए आपको -1 वाला काम फिर से करना पड़ेगा। यानी जो ये 15 का नंबर है, उसमें से -1 फिर से कर दीजिए। तो इस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्क्राइब किया गया है संविधान के भाग 14 में, यानी 14 पार्ट में। तो ये जो -1 का फॉर्मूला है, इससे आप आसानी से ध्यान में रख पाएंगे आज के टॉपिक का जो पहला आर्टिकल है उसको, और ये संविधान में कौन से पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है इसको भी। पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स को ध्यान में रखने के लिए हमें जो एक छोटा सा कीवर्ड ध्यान में रखना है, उसकी शुरुआत भी होगी पी से ही, यानी ये वर्ड होगा पैरा, PARA। इसी से हम प्राप्त कर लेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इनकी एक एक करके। पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 315, उसकी हेडिंग हमें प्राप्त होगी पैरा का जो पहला अक्षर है P, उसी से। इस तरह से आर्टिकल 315 की हेडिंग होगी पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, यानी संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। यह आर्टिकल यह डिक्लेयर करता है कि भारत में केंद्रीय स्तर पर एक लोक सेवा आयोग होगा, जो कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से देश के हर राज्य का भी अपना अपना लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान का लोक सेवा आयोग है RPSC, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान लोक सेवा आयोग। लेकिन यहां पर जो ध्यान रखने लायक बात है वो ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ये चाहते हैं कि उनके लिए एक ही कॉमन लोक सेवा आयोग हो, तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो ये होगी कि इस तरह के सारे राज्यों को एक संकल्प यानी एक रेजोल्यूशन पास करके भेजना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास। और फिर पार्लियामेंट जो है वो कानून के माध्यम से एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकेगी उन सारे के सारे राज्यों के लिए। अब अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 316, उसकी हेडिंग हमें प्राप्त होगी पैरा के अगले लेटर A से, जो कि होगी अपॉइंटमेंट, टर्म
एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स, यानी सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और अर्हताएं। इस आर्टिकल के मुताबिक जो यूपीएससी है और जो जॉइंट कमीशन है, यानी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों का अपॉइंटमेंट तो किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों का अपॉइंटमेंट किया जाएगा उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अपॉइंटमेंट के बाद में इस आर्टिकल में आगे बात की गई है लोक सेवा आयोग के सदस्यों के टर्म, यानी कार्यकाल की अवधि के बारे में। इस आर्टिकल के मुताबिक यूपीएससी के मेंबर्स के कार्यकाल की अवधि के बारे में दो शर्तें होंगी। पहली शर्त तो ये कि वह 6 साल से ज्यादा इस पद पर नहीं बने रह सकते, और दूसरी शर्त ये कि वह 65 इयर्स की एज तक ही इस पद पर कार्य कर सकते हैं। मतलब 65 साल की उम्र या 6 साल का कार्यकाल, इन दोनों में से जो भी पहले पूरी हो जाए उसी समयावधि तक यूपीएससी के मेंबर्स अपने पद पर बने रह सकते हैं, उसके बाद में नहीं। जहां तक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग का सवाल है, तो उसके सदस्य भी ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक ही अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन उनकी जो रिटायरमेंट एज है वह होती है 65 की जगह 62। मतलब 6 साल तक पद पर कार्य करना या 62 इयर्स की एज हो जाना, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस समयावधि तक ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स अपने पद पर बने रह सकते हैं। जहां तक लोक सेवा आयोग के सदस्यों की क्वालिफिकेशंस या अर्हताओं का सवाल है, तो उस संबंध में हमारे संविधान में केवल एक ही क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है कि किसी भी लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों यानी 50% सदस्यों के लिए यह जरूरी होगा कि वह लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने से पहले किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर 10 साल तक कार्य कर चुके हों। यहां पर गवर्नमेंट से मतलब दोनों तरह की गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। इस एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के अलावा इन सदस्यों की किसी भी दूसरी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है हमारे संविधान में। अब जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 317, उसकी हेडिंग हमें प्राप्त होगी, हमारा जो कीवर्ड है पैरा, उसके तीसरे लेटर आर से। तो इस तरह से इस आर्टिकल की हेडिंग होगी रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। तो इस आर्टिकल के मुताबिक अगर लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट को इस तरह के मैटर को सबसे पहले तो रेफर करना होगा सुप्रीम कोर्ट को, और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद अगर राष्ट्रपति को एडवाइस करता है कि उस सदस्य को हटा दिया जाना चाहिए, केवल तब ही राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की जो ये प्रोसेस है वह समान रूप से लागू होती है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इन तीनों के ही सदस्यों और अध्यक्षों के ऊपर। यहां पर जो ध्यान रखने लायक बात है वो यह है कि वो ग्राउंड जिसको आधार बनाकर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, वह ग्राउंड होता है मिसबिहेवियर का, यानी कदाचार का। मतलब मैंने जो प्रोसेस बताई है उसको फॉलो करते हुए कदाचार के आधार पर ही लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य या अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान के ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनके एंड में, मतलब जिनके अंत में बात होती है कुछ पावर्स के बारे में या कुछ शक्तियों के बारे में। बिल्कुल इसी तरह से इस टॉपिक के अंतिम 6 आर्टिकल्स में भी बात होगी कुछ पावर्स के बारे में ही।
और हमेशा की तरह इनको मैंने हेडिंग दी है ए फॉर एडिशनल पावर्स की ही। इससे पहले कि मैं एडिशनल पावर्स से रिलेटेड इन अंतिम 6 आर्टिकल्स के बारे में बात करना स्टार्ट करूं, मैं आपको एक जरूरी बात क्लियर कर देता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, कि जब भी हमारे संविधान में पावर्स नाम की हेडिंग आती है तो इसके अंतर्गत कई तरह की चीजें डिस्कस की जाती हैं, जैसे पावर्स, प्रिविलेजेज, फंक्शंस, सैलरीज, अलाउंसेज आदि आदि। आज के इस टॉपिक के अंतिम 6 आर्टिकल्स को हम स्टडी करेंगे दो दो के टुकड़ों में। क्यों? क्योंकि पहले जो 2 आर्टिकल्स हैं उनकी हेडिंग में पावर या प्रिविलेज वर्ड तो आएगा, लेकिन फिर भी हम उन्हें डायरेक्टली लोक सेवा आयोग के पावर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इन्हें हम एक तरीके से कह सकते हैं पावर्स का इंट्रोडक्शन। और उसके बाद में अगले जो 2 आर्टिकल्स हैं, मतलब इन 6 में से जो बीच के 2 आर्टिकल्स हैं वो बात करते हैं लोक सेवा आयोग के असली पावर्स के बारे में, यानी एक पब्लिक सर्विस कमीशन का असली काम क्या होता है उसके बारे में। तो आइए अब इन 6 आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं एक एक करके। इन अंतिम 6 आर्टिकल्स में से जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 318, उसकी हेडिंग है पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स, यानी आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जो संघ लोक सेवा आयोग है और जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, इन दोनों ही तरह के आयोगों में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने और इन सदस्यों की सेवा की शर्तों के बारे में रेगुलेशन बनाने की शक्ति होगी देश के राष्ट्रपति के पास। मतलब कि राष्ट्रपति ही ये निर्धारित करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों में ही सदस्यों की संख्या क्या होगी। जबकि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों की सेवा की शर्तों और उन आयोगों में सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति होगी उस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के पास। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल की हेडिंग तो पावर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन डायरेक्टली इसे लोक सेवा आयोग का कोई पावर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 319, उसे भी हम डायरेक्टली पावर तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे हम ये अंदाजा जरूर लगा लेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लोक सेवा आयोग के सदस्यों को लगभग उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है जितना इंपॉर्टेंस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को दिया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद में उसी कोर्ट में कोई भी लॉ से जुड़ा काम करने की इजाजत नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह से इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लोक सेवा आयोग के सदस्यों का भी इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना गया है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। अब अगले जो 2 आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 320 और आर्टिकल 321, इन दोनों में बात होगी लोक सेवा आयोग के असली पावर्स की। इसलिए आर्टिकल 320 की हेडिंग है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी लोक सेवा आयोग के कृत्य। इस आर्टिकल के मुताबिक लोक सेवा आयोग का जो सबसे प्रमुख काम है वो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाना। किस पर्पस के लिए? गवर्नमेंट सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस तरह से किसी भी लोक सेवा आयोग की जो सबसे प्रमुख शक्ति है, सबसे प्रमुख काम है, वो है सरकारी सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाना। अब अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 321, उसकी हेडिंग है पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन,
यानी लोक सेवा आयोग के कृत्यों को बढ़ाने की शक्ति। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग है, उसके फंक्शंस को बढ़ाने की शक्ति होती है देश की पार्लियामेंट यानी संसद के पास। और जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनके फंक्शंस को बढ़ाने की शक्ति होती है उस राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के पास। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि इन अंतिम 6 आर्टिकल्स में से जो ये बीच वाले 2 आर्टिकल थे, यही असल में बात कर रहे थे लोकसभा के असली पावर्स के बारे में। अब जो अंतिम 2 आर्टिकल्स बचे हैं आज के टॉपिक के, उन दोनों की ही शुरुआत में आएगा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्ल्ड। इस तरह से आर्टिकल 322 की हेडिंग होगी पब्लिक सर्विस कमीशंस एक्सपेंसेज, यानी लोक सेवा आयोग के व्यय या खर्चे। ये जो आर्टिकल है, ये आयोग के सदस्यों को देता है एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज। वह कुछ ऐसे कि इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी एक्सपेंसेज या खर्चे हैं, जैसे कि सदस्यों की सैलरी हो गई, स्टाफ की सैलरी हो गई, दे ऑल विल बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया, यानी ये सारे के सारे भारित होंगे भारत की संचित निधि पर। इसका मतलब यह हुआ कि इन खर्चों पर पार्लियामेंट को वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता, या फिर पार्लियामेंट की प्रीवियस अप्रूवल की भी कोई जरूरत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, उनके एक्सपेंसेस भी चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर, यानी उस राज्य की संचित निधि पर। मतलब राज्य विधानमंडल को उन खर्चों के संबंध में वोट देने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अब जो अंतिम आर्टिकल है आज के टॉपिक का, आर्टिकल 323, उसकी हेडिंग है पब्लिक सर्विस कमीशंस रिपोर्ट, यानी लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हेडिंग में रिपोर्ट वर्ड आ रहा है तो भला इसे हम पावर कैसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यह एक तरह का पावर ही है, और यह बात आपको समझ में आ जाएगी बिल्कुल अभी। इस आर्टिकल के मुताबिक जो संघ लोक सेवा आयोग है, वह अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। इस रिपोर्ट में 2 चीजें होंगी, एक तो जो जो काम संघ लोक सेवा आयोग ने किए हैं वो, और दूसरा उसके कुछ रिकमेंडेशंस या एडवाइस। एक बार जब राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट मिल जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति जो हैं वो ये बताएंगे कि इनमें से कौन कौन सी एडवाइस नहीं मानी गई है और किन किन कारणों से नहीं मानी गई, और राष्ट्रपति द्वारा बताए गए वो कारण फिर रखे जाएंगे पार्लियामेंट के सामने। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आर्टिकल है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है लोक सेवा आयोग का। बिल्कुल इसी तरह से जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे गवर्नर को, और फिर गवर्नर ये बताएगा कि कौन कौन सी एडवाइस या रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया है और किन किन वजहों से नहीं माना गया, और फिर उन वजहों को राज्यों के विधानमंडल के सामने रखा जाएगा। इसी के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे हमारे संविधान में वो हो गए कवर। यहां पर रिवीजन की आवश्यकता भी आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने 2 या 3 जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं वो सारी की सारी पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले लेटर पी से ही स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक बार फिर दोहराने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।